Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this episode, we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 65. In this worksheet, we are going to discuss some questions from the chapter number 1 of History, French Revolution. आज की इस वर्कशीट में हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे जो हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 65. Subject SST Social Science, date 15th of December 2020, and we are going to discuss the question from the history chapter number 1, the French Revolution. आज की इस वर्कशीट में हमें 4 पैराग्राफ दिए गए एज ए सोर्स और उससे रिलेटेड हमें 4 क्वेश्चंस यानी कि 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैराग्राफ है वो सॉल्व करने हैं. सबसे पहले हम सभी पैराग्राफ 1 to 4 हैं उनको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ. पीजेंट मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन. कहाँ की पॉपुलेशन की बात की जा रही है? यहाँ पे फ्रांस की पॉपुलेशन की बात की जा रही है. इन फ्रेंच पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 90% पीपल वर द पीजेंट्स. 90% थे वो किसान थे. बट हाउ ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड. लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी. इट मीन्स दैट रेस्ट ऑफ द पीजेंट्स वर वर्किंग ऑन द लैंड्स ऑफ द क्लर्जी और द लैंड ऑफ द नोबल्स एटसेट्रा, यानी कि दूसरे लोगों की ज़मीन पर वो खेती किया करते थे. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. 90% जो लैंड थी 60% जो लैंड थी वो चर्च या नोबल्स या फिर जो रिचर मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के उनके अंडर में थी. द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट दैट इज़ द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी फर्स्ट 2 एस्टेट में आते थे. एंड दे हैड द सम स्पेशल बर्थ बेस्ड राइट. उनके पास स्पेशल बर्थ बेस्ड राइट्स थे जिनको हम प्रिविलेज भी कह सकते हैं. और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग द टैक्स ऑफ द स्टेट. It means that first estate were exempted from paying the tax at that time, यानी कि उनको टैक्स नहीं देने पड़ते थे. टैक्स कौन देता था? Only the third estate. The nobles further enjoyed feudal privileges. इसके साथ साथ जो nobles थे उनके पास कुछ feudal privileges भी थे. This included feudal dues, वो ले सकते थे farmers से. कुछ extra dues थे, extra taxes थे, वो भी ले सकते थे. And which they extracted from the peasants. एंड पीजेंट्स थे दे वर बैडली सफ़र ड्यूरिंग दैट टाइम. उनके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे. अपार्ट फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस देने के साथ साथ दे हैड टू वर्क इन द हाउस और द फील्ड्स ऑफ दीज नोबल्स एंड दे ऑल्सो हैड टू सर्व इन द आर्मी एंड टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स. यानी उन्हें टैक्स तो देने ही पड़ते थे, साथ ही साथ दे हैड टू वर्क एट होम एंड द फील्ड्स ऑफ दीज पीजेंट्स दीज नोबल्स एंड दे ऑल्सो हैड टू सर्व इन द आर्मी एज पर द रिक्वायरमेंट. जब ज़रूरत होती थी तो आर्मी में भी उनको बुला लिया जाता था. और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे लाइक दैट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग रोड्स जो थे उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता था, यानी काम करना पड़ता था. तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ जिसमें हमने समझने की कोशिश की फ्रेंच सोसाइटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड. सो एट दैट टाइम द फ्रेंच सोसाइटी वॉज कह सकते हैं क्लासीफाइड थी. वो थी 3 एस्टेट में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. और उसमें से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे उनके पास कुछ स्पेशल बर्थ बेस्ड राइट थे. अब सेकंड जो पैराग्राफ दिया गया यहाँ पे बात की गई है आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम्स की बात करें, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेगेसी की बात की जाए कि हमें क्या मिला, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे 2 आइडियाज़. फर्स्ट था फ्रीडम और द लिबर्टी एंड सेकंड था डेमोक्रेटिक राइट्स. इट मीन्स दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव सम राइट्स. हर पर्सन के पास कुछ राइट्स होने चाहिए. उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था. सो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमें मिला. एंड दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th century. 19th century मीन्स बिटवीन 1800 to 1900 के बीच में ये पूरे यूरोप में ये आइडियाज़ है वो फैल जाते हैं. एंड वेयर फ्यूडल सिस्टम वर अबोलिश्ड एट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट
उसके बाद जो स्लेवरी है इट वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूरोप, यानी दोनों चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। ख़त्म क्यों हो गई, अबॉलिश क्यों हो गई, उसका कारण ये था कि जो दोनों थे, फ्यूडल सिस्टम थे और जो स्लेवरी थी, इट वॉज अगेंस्ट दीज टू आइडियाज़, दोनों चीज़ों के खिलाफ थे। लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो स्लेवरी इसके बिल्कुल अपोजिट में आ जाता है। सो ड्यू टू द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द आइडियाज ऑफ द लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, स्लेवरी एंड फ्यूडल सिस्टम केम टू एन एंड। उसके बाद थर्ड जो पैराग्राफ दिया गया, वीमेन वर डिसपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizens. Women's actively, women की बात करें, women actively participated in the French Revolution. Women ने actively participate किया था French Revolution में and they were hoping equal rights for them also. उनको उम्मीद थी कि उनको भी equal rights दिए जाएंगे. But they were disappointed after the 1791 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उनको निराशा हाथ लगी बिकॉज दे वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ पेसिव सिटीजन। उस वक्त दो टाइप के सिटीजन थे फ्रांस में, एक्टिव एंड द पेसिव। एक्टिव मीन्स दोज हैड द राइट टू वोट, जिनको राइट टू वोट मिला था, और जिनको राइट टू वोट नहीं मिला था वो थे पेसिव सिटीजन। तो फीमेल्स, वीमेन की बात करें तो दे वर नॉट गिवन द राइट टू वोट, उनको भी वोट डालने का राइट नहीं मिला था, तो वो पेसिव सिटीजन्स थे। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उनकी जो डिमांड थी उस वक्त, दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, कि उनको असेंबली में चुना जाए, उनको पॉलिटिकल पोस्ट भी मिलनी चाहिए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, किसी से वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाएगी न्यू गवर्नमेंट में। इट विल प्रोवाइड देम द पॉलिटिकल एंड द सोशल इक्वालिटी, कि सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटीज तभी आ पाएगी व्हेन दे विल बी गिवन द राइट टू वोट, राइट टू रिप्रेजेंट इन द असेंबली एंड टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ जिसमें हमने वीमेन राइट की बात की। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ जो पैराग्राफ है, इट इज़ अबाउट द थर्ड एस्टेट की यहाँ पर बात की गई है। इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड एस्टेट इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल्स सच एज द लॉयर्स और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, की थर्ड एस्टेट की बात करें तो उसमें मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड द लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एट्सेट्रा। इसके साथ साथ जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो भी थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द थर्ड एस्टेट वर द एजुकेटेड वन, पढ़े लिखे थे, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ, कि किसी भी ग्रुप को स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ ओनली, एंड रेदर ए पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स मेरिट, कि उसकी सोशल जो स्टेटस है वो उसकी मेरिट के ऊपर, योग्यता के ऊपर होना चाहिए, न कि बर्थ के बेस के ऊपर। तो ये हमारे 4 पैराग्राफ दिए गए थे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। इन दिस वर्कशीट टोटल 16 क्वेश्चंस आर गिवन, 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पैराग्राफ। हम फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑफ पीजेंट्स, कितने परसेंट जो लोग थे वो पीजेंट्स थे। सो 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज ऑफ पीजेंट्स, 90% थे वो पीजेंट्स थे। सेकेंड क्वेश्चन, विच एस्टेट हैड प्रिविलेज बाय बर्थ, कौन सा एस्टेट था जिसके पास जन्म आधारित अधिकार थे। सो द फर्स्ट 2 एस्टेट्स मीन्स द नोबिलिटी एंड द क्लेर्जी हैड द प्रिविलेज बाय बर्थ। फर्स्ट 2 एस्टेट जिसमें नोबिलिटी और क्लेर्जी आते थे उनको बर्थ बेस्ड कुछ स्पेशल राइट्स प्राप्त थे। थर्ड क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस व्हाट अदर वर्क पीजेंट्स हैड टू डू, टैक्स पे करने के साथ साथ जो पीजेंट्स थे उनको और कौन से काम करने पड़ते थे। अपार्ट फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस द पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर मास्टर्स एट होम एंड वर्क इन द फील्ड्स, उन्हें अपने मास्टर्स की घर पे सेवाएं देनी होती थी। दे ऑल्सो हैड टू वर्क एट देयर फील्ड्स एंड प्रोवाइड द मिलिट्री सर्विसेज व्हेन रिक्वायर्ड एंड हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, यानी सड़कें बनाने में जब रिक्वायरमेंट हो तो मिलिट्री सर्विस भी देनी होती थी। एंड दे ऑल्सो हैड टू वर्क एट होम एंड द फील्ड्स ऑफ देयर मास्टर्स, तो उनकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट वाज द most important privilege
दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट हैड। सेकेंड और फर्स्ट एस्टेट को काफ़ी सारे प्रिविलेजेस प्राप्त थे। प्रिविलेजेस मीन्स जो बर्थ राइट्स, बर्थ बेस्ड स्पेशल राइट्स थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था ये हमें बताना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेशल राइट था वो था उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। ओनली द थर्ड एस्टेट जो था दे हैड टू पे द टैक्स। सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो लेगेसी क्या थी जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला है। सो द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दो चीज़ें हमें मिली, एक तो आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड सेकेंड था ह्यूमन राइट्स, दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव सम राइट्स, कि हर व्यक्ति के पास कुछ राइट्स होने चाहिए। ये हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट वाज द कॉज ऑफ अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप। यूरोप में फ्यूडल सिस्टम है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके क्या कारण थे। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स वॉज द मेन रीज़न फॉर अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप। कि मेन जो कारण थी वो थी द पॉपुलैरिटी ऑफ आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड द ह्यूमन राइट्स। जब ह्यूमन राइट्स की बात की गई तो फ्यूडल सिस्टम था, इट वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया, इस आइडिया के बिल्कुल अपोजिट था। सो इसके कारण फ्यूडल सिस्टम में वो समाप्त कर दिया गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अफेक्ट यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे यूरोप को अफेक्ट किया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट इन द यूरोप। यूरोप में दो चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई। पहला, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड ऑल ओवर द यूरोप। नेशनलिज्म मीन्स द डिवोशन टुवार्ड्स द नेट, देश प्रेम, वो बढ़ा। और दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन स्टेट इन द यूरोप। नेशन स्टेट की एक थ्योरी डेवलप हुई जिसके बेस पर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली जैसे नए देश बने थे, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली to the growth of nationalism and second to the development of nation state in the Europe. Fourth question, how did the French Revolution affected slavery? Slavery का फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लेना देना था, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्लेवरी को अफेक्ट किया। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव आइडियाज लाइक फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ दिए थे, विच ऑल्सो लेड टू द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जिसके कारण स्लेवरी है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स की बात की गई, फ्रीडम की बात की गई, तो स्लेवरी कैसे हो सकती है उस सोसाइटी में जहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही हो या फिर बात हो रही हो ह्यूमन राइट्स की, बिकॉज इट वॉज ए इनह्यूमन थिंग टू स्लेव एनी पर्सन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड पैराग्राफ, हु वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किनको एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ओनली द रिच मैन अबाउट 25 ईयर्स वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रिच पर्सन्स थे, पेइंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टैक्स जो दे रहे थे, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स जो देते थे, जिनकी एज 25 से ऊपर थी, उनको ही एक्टिव सिटीजन माना गया था। रेस्ट ऑफ द पीपल हु वर नॉट अलाउड टू वोट वर गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन। सेकेंड क्वेश्चन, विच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड बाय द वीमेन। वीमेन ने कौन कौन सी मांगे रखी थी। वीमेन डिमांडेड राइट टू वोट, पॉलिटिकल पोजिशंस एंड द राइट टू बी इलेक्टेड टू असेंबली। यानी असेंबली में चुने जाने का एक तो ये डिमांड थी, सेकंड थी दे मस्ट बी गिवन द पॉलिटिकल पोजीशन उनको दी जाए, और थर्ड थी राइट टू वोट लाइक दैट ऑफ मेंस। देन द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द वीमेन पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। उन्होंने पॉलिटिकल राइट की मांग को आगे रखा था, इसके कारण क्या थे। वीमेन डिमांडेड पॉलिटिकल राइट्स फॉर पॉलिटिकल एंड द सोशल इक्वालिटी, कि उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी के लिए पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड को आगे रखा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दम इफ दे वर गिवन द पॉलिटिकल, इफ दे वुड बी गिवन द पॉलिटिकल राइट्स या पॉलिटिकल इक्वालिटी उनको अगर दी जाएगी, इट विल इंश्योर द सोशल इक्वालिटी टू। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट चेंज मे अकर इफ वीमेन गेट इक्वल राइट्स। अगर वीमेन्स को इक्वल राइट्स दे दी जाएं तो सोसाइटी में क्या चेंज आएंगे। इक्वल राइट्स फॉर वीमेन विल इंक्रीज सोशल इक्वालिटी बढ़ेगी एक तो, सेकंड इट विल इंक्रीज वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के विकास में
उनका पार्टिसिपेशन है, उनका एक्टिव रोल है, वो भी इंक्रीज होगा। नाउ द फोर्थ पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोर्थ पैराग्राफ, विच ग्रुप्स वर इंक्लूडेड इन द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में कौन से ग्रुप्स इंक्लूड थे? द थर्ड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ मर्चेंट्स, लॉयर्स, आर्टिसंस, टेनेंट्स, फार्मर्स एंड लेबरर्स एटसेट्रा। यानी कि इसमें कौन कौन थे? मर्चेंट्स, लॉयर्स, आर्टिसंस, टेनेंट्स, फार्मर्स एंड लेबरर्स एटसेट्रा, ये सब इंक्लूड थे, यानी कि इन सभी से थर्ड एस्टेट बना हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फोर्थ पैराग्राफ, वर द रिच प्रीस्ट और द क्लर्जी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट। क्या जो प्रीस्ट थे या क्लर्जी थे वो थर्ड एस्टेट का पार्ट थे? नो, द रिच क्लर्जी और द प्रीस्ट वर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट एस्टेट, नॉट द थर्ड एस्टेट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वर द व्यूज ऑफ थर्ड एस्टेट अबाउट द प्रिविलेजेस। थर्ड एस्टेट के प्रिविलेजेस के बारे में क्या व्यूज थे? द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट बिलीव दैट नो ग्रुप शुड हैव प्रिविलेजेस, कि किसी भी ग्रुप के पास प्रिविलेजेस यानी स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए। ऑल मस्ट बी इक्वल, सभी एक समान होने चाहिए। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस का बेस क्या होना चाहिए, कि समाज में उसकी कितनी इज्जत है, क्या उसका दर्जा होगा, तो क्या बेस होना चाहिए हमें बताना अकॉर्डिंग टू थर्ड एस्टेट। तो इसका आंसर रहेगा, अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट्स द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस शुड बी मेरिट। मेरिट होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, न कि स्पेशल राइट्स और बाय बर्थ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, ये वीडियो ठीक से समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।